अरे भैया कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा था। अरे मैं अभी आप ही के पास आ रहा था, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपका जो कुत्ता है ना। कुत्ता नहीं बोलने का, कुत्ता जी रिस्पेक्ट दो। अच्छा, वो जो आपके कुत्ता जी है ना, कल वो मेरा ब्रेड पकौड़ा लेकर भाग गया। ओहो, ये भी ना बहुत शरारती हो गया है, इसको सजा देनी पड़ेगी लगता है। अरे आप सजा मत दीजिएगा। क्यों, रहम आ रहा है? अरे नहीं, मैं दे चुका हूँ। मतलब क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ क्या किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, अब बस उसको जो दूध दिया था ना कटोरे में, हाँ उसे मैं पी गया है। हाँ, और हाँ सुनो ना, अगली बार से चीनी डाल देना। हाँ नहीं डाल ही देना। ठीक है, डाल दूंगा। क्या आदमी था ये? तुम दोनों से कितनी बार कहा है मैंने कि मुझसे ना तमीज से बात करा करो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और मुझे ना बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बड़ी है तो क्या आप हमारे सर पर चढ़कर नाचोगी? देखो, इज्जत में ना उम्र नहीं बल्कि संस्कार देखी जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मुझ में संस्कार नहीं है? वैसे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही उसका ऐसा कुछ मतलब है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें संस्कार नहीं है तो हो सकता है कि ना ही हो। एक जमाना था जब जेठानियों की इज्जत ना बिल्कुल सास जैसी की जाती थी, लेकिन अब देखो, अब तो ऐसे है जैसे जेठानी को पैर की धूल समझते हैं सब। तुम लोग तो रुको, अभी जाकर माँ जी से तुम्हें शिकायत लगाती हूँ। बड़ी बदतमीजी से बात करते हो ना तुम लोग, रुको बस तुम लोग। हाँ जाओ माँ जी से शिकायत करो। तुम और कर भी क्या सकती हो, हम नहीं मानते तुम्हें जेठानी, भले ही तुम हमारी जेठानी हो पर न तुम उम्र में हमसे छोटी हो। आरती ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही अपनी सास आशा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी बस बहुत हो गया, आप ना मेरी दोनों देवरानियों को समझा लीजिए। जब देखो तब मुझे उल्टा जवाब देती रहती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है और मैं इतनी सीधी सी उन्हें पलट कर जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। आरती ये बात बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर अंजलि और अनामिका भी आ जाते हैं और आरती की बुराई करने लगते हैं। माँ जी आपको भी पता है आपकी दोनों छोटी बहुएं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करती। चलो माना कि अनामिका थोड़ी टेढ़ी और बदतमीज है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि अंजलि बहू कैसी है आपकी। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं लड़ाकू हूँ? अरे माँ जी को भी पता है कि इस घर में कौन कैसा है, इसलिए तुम उन्हें ना ही बताओ ना तो अच्छा होगा। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि घर में कौन सीधा है और कौन नहीं। अच्छा जी, मैं लड़ाकू हूँ और तुम तो बहुत सीधी सती सावित्री हो ना, जिसे लड़ाई का कुछ भी नहीं आता। तुम जैसी सीधी लड़की तो पूरे शहर में नहीं होगी, और बल्कि पूरे शहर में क्या पूरी दुनिया में नहीं होगी। और तुम्हें बता दूं, माँ जी की सबसे बेस्ट बहू मैं ही हूँ। चाहे तुम माँ जी से पूछ सकती हो। माँ जी सही कह रही हूँ ना मैं? तीनों ही जब आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं तो एक दूसरे को उल्टे सीधे जवाब दे रहे होते हैं, जैसे वो तीनों एक दूसरे के सदियों से दुश्मन हो। उन तीनों को इस तरह से कलेश करता देख अब आशा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, मैं जिंदगी की सारी मुसीबत से लड़ सकती हूँ लेकिन अपने बहुओं के झगड़े से नहीं। बहू मेरी 3 है लेकिन इनकी परेशानियाँ 300 हैं। जब देखो उनकी मुसीबतों को सुलझाती रहती हूँ, जैसे मुझे तो और कोई काम ही नहीं बचा अब। आशा ने इतना कुछ कह दिया था लेकिन उसकी बहू को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो आपस में लड़ने में ही मगन थी। तभी आशा ने चिल्लाकर कहा, बहू बस करो, तुम लोग यहाँ मुझसे बात करने आई हो या आपस में बहस करने? अगर आपस में बहस ही करनी थी तो किसी और कमरे में जाकर कर लेती। यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों बहस कर रही हो? कोई आ गया तो क्या कहेगा? अरे मैं तो तुम्हारे झगड़ों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आशा ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, कोई आ गया नहीं आ गई, कोई क्या कहेगा नहीं कहेगी, और वो मैं कहूँगी। आओ आओ विमला बहन, बताओ कैसे आना हुआ? आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ आशा बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। परसों मेरे पोते का जन्मदिन है। मैंने एक हलवाई किया था और उसने अब आने से मना कर दिया है। मैं इतना सारा खाना कैसे बना पाऊंगी? और तुम तो जानती हो कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। मैंने सोचा तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं तो शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। बस इतनी सी बात? अरे इतनी छोटी चीजों के लिए तुम चिंता करती हो? मेरी बहुओं को तो तुम जानती ही हो कितना अच्छा खाना बनाती हैं वो। उन्हें एक बार मैं कहूँगी ना
तो सारी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी मदद करने। जिसके बाद आशा अपनी तीनों बहुओं से कह देती है वो विमला के फंक्शन के लिए सारा खाना मिलकर बनाने जाएंगे और तीनों बहुएं भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही विमला के पोते का जन्मदिन का दिन आता है। तीनों ही टेंट के पीछे खाना बना रही होती हैं और आपस में लड़ाई करना भी शुरू कर देती हैं। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आटा लगा देना और मैं पूड़ियाँ बना दूंगी, लेकिन तुमने आटा ही नहीं लगाया। अरे आटा तो तुम भी लगा सकती हो ना। अगर मैंने आटा लगाया तो मेरे सुंदर सुंदर हाथों के नाखूनों में ना आटा लग जाएगा। मैंने कहा था कि मैं सब्जी का इंतजाम करूंगी और मैं सब्जी बना भी दी है और तुम दोनों से एक पूरियां नहीं बनाई जा रही। जैसे सारी दावत का खाना तो आप ही बनाने वाली हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ पत्तल उठाने के लिए आए हैं। ऐसा है ना कि मुझ पर ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों जब इतना आकर दिखाई रही हो तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम ही दोनों कर लो सब कुछ। मैं भी कोई बावर्ची नहीं हूँ जो यहाँ सभी मेहमानों के लिए खाना बनाती रहूँ। मैं भी नहीं बना रही कोई खाना। अब इस तरह वो तीनों एक बार फिर से आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और देखते ही देखते 3 घंटे गुजर जाते हैं, पर बाहर खाने की खुशबू तक नहीं आती। तब आशा उन तीनों के पास जाती है। उन तीनों को एक साथ लड़ते झगड़ता देखकर वो उनसे कहती है, हाय राम, मुझे पता था तुम कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करोगे। तुम तीनों मिलकर एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। विमला बहन के आगे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम लोगों की इतनी तारीफ की थी उनके सामने, पर अब तो मेरी बेइज्जती होना पक्का है। मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे उम्मीद लगाई। मुझे तुम लोगों से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे विमला को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम लोग एक नंबर की निकम्मी हो। माँ जी, आपने अगर मुझे कहती तो मैं सारा काम अकेले कर लेती, लेकिन आपने मुझे 2 निकम्मी देवरानियाँ दे दी और वो काम करने के बजाय लड़ रही हैं। इसीलिए मैं काम छोड़कर ही आ गई। अब वो खुद ही कर लेंगी और इसीलिए ना अब मेरा काम करने का मन भी नहीं कर रहा। माँ जी, लड़ तो अंजलि और आरती दीदी रही है। मैं तो खाना ही बना रही थी। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि मुझे लड़ना आता ही नहीं है और मैं हमारे घर की सबसे शरीफ बहू हूँ। आखिर मैं किसी से कैसे लड़ सकती हूँ? उन तीनों की बहस सुनकर आशा का गुस्सा अब बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे बस करो नासपीटियों, बस करो। ये बहस बंद करके खाना बनाने में मदद करो मेरी। अगर विमला बहन के मेहमान भूखे पेट चले गए ना तो वो मुझे बहुत ताने देंगी। तुम लोग एक काम करो, एक एक काम पकड़ लो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब आशा अपनी बहुओं के साथ उनकी मदद करती है और खाना बनवा देती है। मेहमान भी सारा खाना खाकर आराम से चले जाते हैं। विमला भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सिर्फ आशा का दिल जानता था कि उसने अपनी 3 बहुएं जो 300 प्रॉब्लम लेकर हमेशा तैयार रहती थी, उनके साथ कैसे ये सारा काम करवाया। ऐसे ही एक दिन आशा ने अपने मन में कहा, जब तक मैंने अपनी बहुओं को सबक ना सिखाया ना, तब तक ये कुछ नहीं सीखेंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब इन्हें सबक सिखाने के लिए, तभी इन्हें अकल आएगी, वरना मेरी इन 3 बहुओं की 300 परेशानियां हमेशा के लिए रहेंगी। मैं इनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करके ही रहूंगी। इसका बस एक ही आइडिया है। इसके बाद आशा ड्राइंग रूम में ही बेहोश होने का नाटक करती है। वहाँ पर तीनों बहुएं आ जाती हैं जो आपस में लड़ रही होती है। अपनी सास को ऐसे बेहोश पड़ा देखकर अब तीनों लड़ना छोड़कर अपनी सास के पास जाती हैं। ये माँ जी को क्या हो गया? माँ जी बेहोश कैसे हो गई? माँ जी उठिए ना। अनामिका, तुम जाओ ठंडा पानी लेकर आओ, माँ जी के मुँह पर छिड़क कर देखते हैं। अब अनामिका ठंडा पानी लेकर आती है। आरती आशा के सर को अपनी गोद में रखती है और उस पर ठंडे पानी की छींटे मारती है। कहाँ हूँ मैं? क्या हो गया मुझे? माँ जी, हमें भी नहीं पता था कि आपको क्या हो गया था। आप बस अचानक से बेहोश हो गई। अच्छा चलिए, अब आपको आप ही कमरे में छोड़ आते हैं। कौन हूँ मैं और मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी 3 बहुएं आपस में बहुत लड़ती थी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। धूप में सड़क में घूमते घूमते मुझे चक्कर आ गए। हाय राम, लगता है माँ जी को भविष्य दिखने लगा। अनामिका, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। क्या बोल रही हो तुम? हम आपस में जितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, लेकिन माँ जी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते। सॉरी दीदी, मजाक में मुंह से निकल गया था। अब तीनों बहुएं मिलकर आशा को उसके कमरे में सुला देते हैं और आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है ना, हम तीनों की लड़ाइयाँ रोज रोज देखकर ना माँ जी परेशान हो गई हैं और मुझे लगता है इसी वजह से उनके दिमाग पर जोर पड़ा है। क्यों ना हम लोग कुछ दिन के लिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर, प्रॉब्लम्स खड़ी करना छोड़कर प्यार से रहें, ताकि माँ जी ठीक हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। हम जब देखो माँ जी के आगे लड़ते रहते हैं, इसी वजह से माँ जी का ये हाल हो गया है। अब हम कुछ दिन तक बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे।
और आपस में मिल बांट के काम करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं माँ जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी खुद की माँ नहीं है, इसलिए मैंने माँ जी को हमेशा अपनी माँ माना है। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आशा के आगे वो तीनों अच्छी बहुएं होने का दिखावा करती हैं। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है और एक दिन आशा को एहसास होता है कि उसे अपनी बहुओं को सारी बात सच सच बता देनी चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक है और नाटक कर रही है। इसलिए वो अपनी बहू को अपने पास बुलाती है। बहू, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। दरअसल मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। हाँ, ये बात सच है कि तुम 3 बहुओं की 300 परेशानियों से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। माँ जी, फिर आपने ये सब क्यों करा हमारे साथ? मैं जानती थी कि तुम तीनों आपस में बहुत लड़ाई करती हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम तीनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि तुम्हारे आपस में लड़ाई करने से मुझे कितनी तकलीफ होती है। और जब तुम लोगों ने मुझे तकलीफ होते हुए देखा तो तुम लोगों ने आपस में लड़ाई बंद कर दी, और मैं यही चाहती थी। माँ जी, हम आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे। हम जब कुछ दिन से प्यार से रह रहे हैं ना, तब समझ आया है और दुनिया के मुकाबले हम तीनों में बहुत अपनापन है। आज के बाद आप ना हमें कभी भी लड़ाई करते हुए नहीं देखोगी। हाँ माँ जी, आपके लिए ही सही। लेकिन जब हम सब प्यार से रहने लगे थे ना, तो हमारी लड़ाई करने की आदत ही छूट गई थी। एक साथ प्यार से रहने की आदत पड़ गई थी और सारा काम भी बांट कर करते थे। और अब देखिए, हम अब लड़ ही नहीं पाते हैं। माँ जी, आपने भले ही हमसे झूठ बोला, लेकिन वो झूठ हमारी भलाई के लिए था। और बड़े बूढ़े भी कहते हैं, अगर भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता, बल्कि सच ही होता है। हमें बहुत खुशी है कि अब हम आपकी वजह से प्यार से रहते हैं। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरी तरकीब काम आ गई। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। भगवान की कृपा से अब तुम तीनों एक हो चुकी हो। अब हम सब एक साथ समय बिताएंगे और दुनिया की सारी खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। इसके बाद तीनों बहुएं आशा से आशीर्वाद लेते हैं और तीनों बहुएं अब 300 प्रॉब्लम खड़ी करना बंद कर देती हैं और प्यार से रहने लगती हैं। परिवार में अब उन सब की वजह से जो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था वो खत्म हो जाता है और आशा की समझदारी और सूझबूझ से अब उन सब की लड़ाई भी सुलझ जाती है और आपसी सुलह करने के बाद अब तीनों बहुओं की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं और खुशी खुशी वो परिवार में मिलजुल कर रहने लगती हैं। वैशाली बहुत पढ़ी हुई थी और समझदार भी थी, लेकिन उसे हमेशा लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो सूट सलवार नहीं बल्कि लड़कों की तरह जीन्स, टी शर्ट और शर्ट डालती। इसीलिए उसने अपनी माँ से छुपकर मेडिकल साइंस की मदद से अपना ऑपरेशन करवाकर लड़कों की तरह जीवन भी अब हासिल कर लिया था। बस अब बाकी था कि अपनी माँ को वो सच्चाई बताए कि वो हमेशा ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी। कपड़े भी पहनती थी और बातें भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ को पूरी सच्चाई अच्छे से नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी लड़कों की तरह कटिंग करवा रखे थे, लेकिन ये सारी बातें अपनी माँ से छुपाई थी। ऐसे ही एक दिन वैशाली की माँ उससे बोलती है, अरे ओ वैशाली, कहाँ मर गई? इधर आ, सुनना। यही तो हूँ माँ, आ गया। बोलो क्या काम है आपको मुझसे? ये आ गया क्या लगा रखा है तूने? आ गई है तू, समझी? आप बोल क्या रही हो, बोलोगी? जरा ना कल ढंग के कपड़े पहन लियो, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ सुनना नहीं है मुझे अब। मेरी शादी की क्यों पड़ी है आपको इतनी जल्दी? अभी कोई उम्र थोड़ी है मेरी। जितना बोल रही हूँ उतना कर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जहर देकर मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी और मेरी अर्थी पर भी कोई रोने वाला नहीं होगा। इसलिए कल तू तैयार हो जाइयो लड़कियों की तरह, वरना तो सोच लियो कल तेरा और मेरा आखिरी ही दिन है। अपनी माँ की बातें सुनकर वैशाली कुछ नहीं कह पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार जो करती थी। अगले दिन अतुल नाम का लड़का अपनी माँ कमलजीत कौर के साथ वैशाली को देखने उसके घर आता है। वैशाली नकली विग लगाकर सबको चाय परोसती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। अतुल को वैशाली बहुत पसंद आती है। कुछ वक्त बाद वैशाली और अतुल की शादी होती है। शादी के बाद वैशाली अपने छोटे बालों को छुपाने के लिए हमेशा विग में रहती और अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वैशाली के पास आती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना, कहाँ है? अपनी सास की आवाज को सुनकर वैशाली उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर उसकी सास बोल पड़ती है, अरे बहू, ये सब क्या पहना हुआ है? ना सर पर पल्ला है, ना हाथ में चूड़ियाँ है, ना पैरों में पायल है। क्या बनी हुई है तू?
मैं हमेशा से ऐसा ही रहता आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ही रहना पसंद है। इसमें दिक्कत क्या है? क्या क्या क्या? फिर से बोल, क्या बोली? रहूंगा? पसंद ही है मुझे ऐसे रहना, क्या कर सकती हूँ, हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं ये भारी भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर सकता और इसलिए मुझसे नहीं होगा ये सब। देख बहू, तुझे साड़ी नहीं पहननी तो मत पहन, लेकिन सूट तो पहन ले, ऐसे मत घुमा कर। देख तू इस घर की बहू है, लड़की की तरह मत रहा कर। कमलजीत की बात सुनकर वैशाली सर हिलाकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपने सर से विग को हटाती है और अपने बॉय कट बालों में शीशे के सामने खड़ी होकर बोलने लगती है। ये लोग पागल है क्या? लोग समझते क्यों नहीं है कि मैं इनके जैसा हूँ ही नहीं? पता नहीं समझ क्या रखा है मुझे। ये सूट कमीज मेरे बस की बात नहीं है। अब उस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे भगवान, माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा तो दी है, लेकिन आगे क्या करूँगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बस मन तो यही करता है कि सबको चीख चीख के बता दूं कि मैं हूँ क्या, जो वो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वैशाली वापस से अपनी विग पहनती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वैशाली किसी तरीके से अपनी सच्चाई छुपाकर एक अच्छी बहू बन रही थी। एक रात जब वैशाली अतुल यानी कि अपने पति के साथ कमरे में बैठी थी, तो अतुल उससे रोमांटिक होकर कहता है, वैशाली, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। वो क्या है ना, घर की जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें समझने का और तुम्हें समझाने का समय ही नहीं मिला मुझे। हाँ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? पर वैशाली, आज की रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। आप थक गए होंगे, मैं दूध लेकर आती हूँ अभी। नहीं वैशाली, मुझे बस आज तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या बदतमीजी है, दूर हटो, हमेशा चिपकते ही रहते हो। मतलब दूर रहिए, मैं भी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप भी थोड़ा समझिए। इतना कहकर वैशाली अपनी जान बचाकर जल्दी से चादर तानकर सो जाती है। पर अतुल को उसका ये बर्ताव कुछ खटकने से लगता है। बीती रात के बाद से अतुल वैशाली को शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वो जब भी वैशाली के पास जाता, वैशाली बहाना या गुस्सा करके उसे खुद से दूर कर देती। अब अतुल को लगने लगा था कि वैशाली का चक्कर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को अतुल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वैशाली उसके पास थी ही नहीं। वो उसे इधर उधर देखने लगता है और दबे पांव हॉल में आता है। वो देखता है तो वैशाली लड़कों की तरह कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट को थामी, आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठी सुट्टा मार रही थी। और उस समय तो उसके सर पर उसकी नकली विग भी नहीं थी। तभी वो खुद से बोलती है, ये रोज रोज की झंझट तो अब मुझसे सही नहीं जाती। मन करता है भाग जाऊं कहीं, किसी को कह भी तो नहीं सकता कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ। ये लोग तो बेकार की ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं मुझसे, जानते भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। शुक्र है इस वक्त मुझे कोई सुन नहीं रहा। वैसे ये विग लगाकर तो मेरे बालों में ना खुजली होने लग गई है। वैशाली का ये रूप देखकर, उसकी बातें सुनकर अतुल के होश उड़ जाते हैं कि जिससे वो अब तक प्यार कर रहा था वो तो लड़की थी ही नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और पूरी रात इस बारे में सोचता है। वैशाली की सच्चाई को सबके सामने लाने का वो फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद वैशाली उसके पास आकर सो जाती है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं और एक दिन कमलजीत वैशाली से कहती है, बहू तू मुझे बस पोते पोती का मुंह दिखा दे, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी बहू बहुत गुणिया है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी जैसी बहू मिली मुझे। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। अब हमें फैमिली प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जुड़वा बच्चे हों। अरे क्या हो गया बहू, सांप सूंघ गया क्या? जवाब क्यों नहीं देती? इससे पहले कि वैशाली कुछ जवाब देती, अतुल उसके पास जाता है और फिर अपने हाथ से उसके सर की विग उतार देता है और उसके लड़कों जैसे छोटे बाल देखकर कमलजीत चौंक जाती है और पूछती है, अरे बहू ये क्या हो गया? तेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने छोटे कैसे हो गए हैं? टेंशन के कारण ना मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे, इसलिए मुझे कटवाने पड़ गए। ठीक है? अरे बस करो वैशाली, कितना झूठ बोलोगी तुम। अतुल तू ये सब क्या कह रहा है? कौन सा झूठ? अरे माँ, आपकी बहू लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अरे और आज तक ये हम सबको धोखा देती आई है, या कह दूं कि आया है। ये क्या बकवास करे जा रहा है? जानता भी है तू ये क्या बोल रहा है? अरे बीबी है तेरी ये। मुझे मेरी वैशाली बहू पर पूरा यकीन है। बहू अतुल जो कह रहा है वो झूठ है ना?
बोल। कमलजीत की ये बात सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब के सामने अपना सच बता देती है। सच सुनने के बाद उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अतुल के सर का आसमान तो पहले ही फटा पड़ा था। तभी वैशाली बोलती है, देखिए, माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे एक बात छुपा कर रखी कि मैं एक लड़का हूँ और मैं आपको पोते और एक पत्नी का सुख नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बस। ये सब क्या है बहू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने जो ये सब कहा है वो सच है। मेरी बहू तो कितनी गुणी थी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मैं वैशाली नहीं, सनी बनकर रहना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ। मेरे शरीर की बनावट भले ही लड़कियों वाली है, पर अंदर से मैं एक लड़का ही हूँ, पूरी तरह हूँ लड़का। और ये जो जिंदगी है ना, इसे जी जी कर थक गया हूँ मैं। ठीक है वैशाली, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं और माँ जी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। जिसके बाद में अतुल वैशाली को डाइवोर्स देकर उसे खुद से जुड़े रिश्ते से आजाद करता है, क्योंकि वैशाली को पूरा हक था कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और वैसे शुरू करे जैसे वो चाहती है। वैशाली अब अपनी जिंदगी को सनी बनकर जीने के लिए तैयार थी और इस तरह हमारी ट्रांसजेंडर बहू अपनी खुद की पहचान को हासिल करने में कामयाब होती है। लेकिन अब अतुल की जिंदगी तन्हा थी, उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। लेकिन उसने अब वैशाली के घर को बसा दिया था, उसे एक नई जिंदगी देकर।